दोस्तों नमस्कार। आज है 6 दिसंबर 2022 और आज के हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस का। तो आइए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पहले उस पर नज़र डालेंगे, उसके बाद फिर इंफॉर्मेटिव न्यूज़ को भी हम लोग कवर करते हैं। लास्ट में जो वन लाइनर टाइप की होती हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको नीचे इसी यूट्यूब चैनल के नीचे जो पिन कर दिया गया है वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो सबसे पहले आज की पहला जो इसमें कहा जाए इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अभी 5 दिसंबर यानी कल के दिन क्या मनाया गया। तो 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या जरूरत है विश्व मृदा दिवस मनाने की और विश्व मृदा दिवस मनाने से क्या फायदा होता है। तो यहां पर हम समझेंगे कि आखिरकार जो सॉइल जिसे हम बोलते हैं मृदा का हमारे लिए कितना यानी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले कुछ इसमें फैक्ट पे नजर डालें तो विश्व मृदा दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से होती है? तो पहली बार कब मनाया गया? 2014 में, यानी बहुत जल्दी इस पे ध्यान दिया गया, बहुत पहले से हमने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए क्या होगा कि मृदा में जो पोषकता था, पौष्टिक पदार्थ थे, हम ऐसी एक्टिविटीज का खेती से रिलेटेड या अन्य औद्योगिक गतिविधियों को अंजाम देते गए कि मृदा लगातार क्या हुई? मृदा का क्षरण होता गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, मृदा का अवनमन होता गया और मृदा की उर्वरता समाप्त हो गई। हम बिना सोचे समझे अंधाधुंध उर्वरकों का, कीटनाशकों का मृदा में प्रयोग कर रहे थे और आज भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के संदर्भ में जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और मृदा के संरक्षण के लिए क्या किसकी शुरुआत की जाती है? मृदा दिवस की। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार मृदा दिवस मनाए जाने की आवश्यकता क्यों थी। पहली बार पूछा जाए कब मनाया गया तो यह 2014 में पहली बार मनाया जाता। चूंकि यह वर्ल्ड सॉइल डे है इसलिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव पारित हुआ। इसके एवज में फिर पहली बार कब? 2014 में प्रस्ताव पारित हुआ था 2013 में और पहली बार 2014 में मनाया गया। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी आप निबंध पेपर में कुछ पॉइंट डाल रहे हो तो वहां विश्व मृदा दिवस जो मनाया गया तो उसमें कृषि से कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आप थीम का जिक्र जरूर करिए, उसको 1-2 लाइन में आप क्या एक्सप्लेन करिए। तो इसमें इस बार की जो 2022 की थीम क्या रखी गई है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 22 की थीम रखी गई है सॉइल्स यानी मृदा, वेयर फूड बिगिंस यानी मृदा जहां फूड भोजन बिगिंस शुरुआत होती है, यानी मृदा जहां भोजन शुरू होता है। इस बार की थीम है। इसका मतलब हुआ कि जो थीम हमें इंडिकेट करती है कि मृदा हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि अगर मृदा स्वस्थ नहीं रहेगी तो जो हम भोजन खाते हैं वो मृदा के माध्यम से ही, यानी हम पेड़ पौधों को उगाते हैं और उसमें खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, हम मांसाहारी बन जाएंगे, लेकिन जरा गौर करिए कि जो मांसाहारी आप बन जाएंगे तो आप जिस जीव पर निर्भर होंगे, क्या वो कोई हरी भरी घास फूस या पेड़ पौधों को ही अपना आहार बनाते होंगे? कुल मिलाकर के जो एक खाद्य जाल है इसमें एक भी चेन अगर ये क्या चौपट होगी तो पूरा का पूरा श्रृंखला चौपट हो जाती है, किसी एक का अस्तित्व फिर रह पाना असंभव हो जाता है। तो ये आपकी इस बार की थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिन से ध्यान रखिएगा। और ये क्यों मनाए जाने की, यानी क्यों ये विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है, तो ये क्या है? तो ये जागरूकता अवेयरनेस के लिए और किस संदर्भ में, यानी हेल्दी सॉयल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग्स, यानी अगर मृदा स्वस्थ रहेगी तो वातावरण स्वस्थ रहेगा और वातावरण स्वस्थ रहेगा तो हम सभी जीव, हम मानो मनुष्य जीव, हम भी क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। तो 3 का ये चक्र चलता है। आप इसको चक्र को भी दर्शा सकते। अगर मृदा स्वस्थ रहेगी तो क्या, यानी स्वस्थ क्या होगा? स्वस्थ
वातावरण होगा, इकोसिस्टम होगा, अगर वातावरण स्वस्थ होगा तो मानव भी क्या होंगे, मानव भी स्वस्थ होंगे। तो ये ट्रायड यानी ये क्या है, ये ट्रिक के रूप में, श्रृंखला के रूप में क्या चलता रहता, वही बात यहां बताई गई कि मृदा का, आप मृदा को एज ए निर्जीव मृदा मानकर इसका संरक्षण मत करिए। मृदा को बचाने का यानी मतलब हुआ कि आप खुद अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए आप मृदा का संरक्षण कर रहे हो, क्योंकि मृदा का संरक्षण करोगे तो इकोसिस्टम, आपके आसपास का जो इकोसिस्टम पारितंत्र है वो हेल्दियर होगा, वो स्वस्थ होगा। अगर वो स्वस्थ होगा तो मानो हम सब ह्यूमन बींग्स भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी थीम को लेकर के विश्व मृदा दिवस मनाए जाने की 2014 में शुरुआत होती है। अब इसमें चूंकि वर्तमान समय में हम ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे लगातार मृदा क्षरण, मृदा अवनमन को बढ़ावा मिल रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इन तीन चीजों को इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मृदा में बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। कैसे, कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसका मेन उद्देश्य है सॉइल मैनेजमेंट करना, मृदा प्रबंधन करना। जैसे जब हम कोई चीज प्लानिंग बनाते हैं और मैनेजमेंट करते हैं तो हर एक पॉइंट, हर एक पहलू पर उस पर विचार करते, तो क्यों ना जैसे हम अपने लिए मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करते, वैसे सॉइल मैनेजमेंट को क्या किया जाए, सॉइल मैनेजमेंट में जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों को एड्रेस किया जाए। इसके अलावा जो सोसाइटी हम यानी हम लोगों का यह दायित्व होना चाहिए कि हम सब आसपास की सोसाइटी को बनाएं, और सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए, सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना और इसके संबंध में जन जागरूकता अभियान को तेजी से लोगों में फैलाना, एंड एडवोकेटिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल, और मृदा के सतत प्रबंधन के लिए यानी क्या करना, वकालत करना, लोगों को बताना कि अगर मृदा का सतत प्रबंधन नहीं करोगे तो आज तो आपके लिए चुनौती उत्पन्न ही हो रही है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए यह मृदा क्या बन जाएगी, एक बंजर बन जाएगी, बंजर की भांति हो जाएगी, जहां पर ना कोई पेड़ पौधा उग पाएगा और ना ही आप कोई खाद्य पदार्थ उगा पाएंगे, ना भोजन उगा पाएंगे। तो बताइए आपका ये क्या है, दायित्व या कर्तव्य बनता है कि नहीं? हम सब संकल्प लें कि मृदा को क्या यानी स्वस्थ रखना है। जैसे हम अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो ये मृदा का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि सर बताइए मृदा का हम स्वस्थ रख लिए तो हमको क्यों ये जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मृदा स्वस्थ नहीं हुई तो जो हमारा सर्वाइवल है, हमारी उत्तरजीविता है, हम भी इस पृथ्वी पर लंबे समय तक बचकर रहने वाले नहीं हैं। तो ये जरूरी है कि मृदा को संरक्षित किया जाए। अगर मृदा संरक्षित होगी, मृदा का संरक्षण होगा तो हमारा सबका संरक्षण होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर हेल्दी सॉइल होगी तो जो ये हमारे लिए जो हेल्दी सॉइल, स्वस्थ मृदा है, हमारी उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक अनिवार्य एलिमेंट है। इसलिए हमें मृदा को बचाना। तो ये पहला पॉइंट आपका जबरदस्त दिया हुआ। और दूसरा है कि दे सपोर्ट हेल्दी प्लांट ग्रोथ टू इनहेंस बोथ आवर न्यूट्रिशन एंड वाटर पर लोकेशन, मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल्स। देखो, हमें पानी हम पीते हैं, अगर मृदा स्वस्थ नहीं हुई तो जो भी पानी ग्राउंड वाटर रिस करके जमीन के अंदर जाता है, अगर वो क्या हो गई, उसमें पोषक पदार्थ की बजाय उसमें क्या मिल गए, उसमें पेस्टिसाइड मिल गए, उसमें उर्वरक मिल गए, उसमें बहुत सारे अपशिष्ट मिल गए, तो वो भी रिस करके रासायनिक के रूप में ग्राउंड वाटर में क्या अंदर वो जाते रहेंगे। और वही पानी जब हम पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, यानी लंग्स व अन्य प्रकार की न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां हमारे क्या हो जाएंगे, फेफड़े तो चौपट होंगे ही, साथ में अन्य प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। इसलिए और इसके अलावा जो हम अपने भोजन के लिए सब्जियां उगाते हैं और अन्य फसलें उगाते हैं, जरा सोचिए अगर मृदा प्रदूषित हो गई, मृदा सही नहीं हुई, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तो क्या आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं वाटर, यानी न्यूट्रिशन और वाटर जो रिस करके अंदर जाता, फिर उसका आप पानी पीते हैं, तो क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा? इसलिए दूसरा पॉइंट इसमें जबरदस्त दिया। तो ये आपका इसलिए बचाना है। और तीसरा है दे हेल्प टू रेगुलेट द
प्लेनेट्स क्लाइमेट, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारी पृथ्वी की जलवायु है। पृथ्वी का मतलब हुआ कि जिसपे हम रहते हैं, अगर इसकी मृदा को नहीं बचाया गया, क्योंकि मृदा ही क्या होती है, यानी पृथ्वी की जलवायु का निर्धारक में भी पृथ्वी का प्रमुख भूमिका है। तो इसलिए यानी आज आप ग्लोबल वार्मिंग देखते हो या कई प्रकार की अन्य समस्याएं, चुनौतियां विश्व समुदाय के सामने उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी क्या आपने सोचा है उसके लिए मृदा का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है। तो अगर हम मृदा को बचाते हैं तो हम मृदा को नहीं बचा रहे, बल्कि मृदा जो हमारी पृथ्वी है उसके जलवायु को भी हम अच्छे से क्या कर रहे हैं, अच्छे से स्वस्थ रख रहे हैं। क्योंकि जो पृथ्वी होती है यह कार्बन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन का अवशोषण करती है। जैसे आप CO2 का बात करते हो, पृथ्वी यानी जो सूर्य से किरणें आती हैं जिसे आप क्या बोलते हो, पार्थिव विकिरण, तो पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण यानी सूर्य से आने वाली न जाने कितनी हानिकारक किरणों को अवशोषित किया जाता है और कार्बन का अवशोषण किया जाता है। यह ऑब्जर्व करती है, कार्बन को स्टोर करती है, यानी पृथ्वी अपने अंदर कार्बन का संग्रह करती है। एंड अब ये अगला इंपॉर्टेंट है, अब से क्वेश्चन आपका पीटी में पूछा जा सकता कि बताइए सबसे ज्यादा जो कार्बन का सिंक का मतलब होता जमाव, इकट्ठा होना किसी चीज का, तो जो कार्बन सिंक सबसे ज्यादा है वो महासागरों में है। सबसे ज्यादा कार्बन जो यानी संग्रहित है सबसे ज्यादा कहां है, महासागरों में। लेकिन महासागर के बाद दूसरा स्थान किसका है, सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल का। सॉइल इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक, विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन सिंक अगर कहीं है महासागरों में है। लेकिन हमने अभी कहा कि दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि कार्बन सिंक कहां है, तो दूसरे नंबर पे ये कौन है, हमारी सॉइल है। इसलिए पृथ्वी को हमें वो पृथ्वी की सॉइल मृदा को क्या करना है, संरक्षित करना है। तो ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा जो सॉइल है इसके द्वारा जो कई प्रकार के जैसे सूखा आते हैं, फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो ये सूखा बाढ़ जैसे जो कई प्रकार की यानी आपदाएं आती हैं उसको रेगुलेट, उसको मेंटेन करने का काम भी पृथ्वी के द्वारा किया जाता। अगर पृथ्वी के द्वारा जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप को भी इसको मेंटेन किया जाता है। तो जो प्राकृतिक आपदाओं का रेगुलेशन कौन होती है, हमारी सॉइल होती है। क्योंकि सॉइल का क्षरण होगा तो जाहिर सी बात है मृदा अवक्रमित होगी, यानी डिग्रेडेशन होगा मृदा का। तो जो फ्लड या हल्का भी बारिश हुई तो कट छट के मृदा बह जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो मृदा का अवनमन होने से जो प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, वो घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए भी हमें मृदा को बचाना है, और मृदा को इसलिए भी बचाना है क्योंकि यह मृदा यानी क्रिटिकल प्रमुख भूमिका निभाती है। अगर स्वस्थ मृदा होगी तो हेल्दी फूड प्रोडक्शन होगा। जो भी आप खाने के लिए सब्जियां उगाओगे या फसलें उगाओगे, क्रॉप्स उगाओगे, गेहूं चावल या ये सब उगाओगे, वो क्या होंगे, पौष्टिक पदार्थ होंगे। क्योंकि अगर स्वस्थ मृदा है तो उससे पौष्टिक यानी जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी क्या पैदा होंगे। अगर उनको आप खाओगे या जानवरों को आप खिलाओगे तो जानवर स्वस्थ होंगे और साथ में आप भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। इसलिए क्या है, जरूरी है। लेकिन अब प्रश्न यही है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। देखो ये मेंस का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरा आपका कवर हो जा रहा, और इससे ज्यादा मेंस में लिख भी नहीं पाओगे। 200 150 और 250 शब्द और एसए के पॉइंट बहुत सारे, इसमें बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया, उसका आप क्या यूज कर सकते हो। अब इसमें अगला स्टेप आपको हम बता रहे हैं कि आखिरकार क्या जरूरत है कि हम सॉइल हेल्थ यानी वो सॉइल के हेल्थ को इतना केयर करें, इतना देखभाल करें। और ये नौबत आई कैसे, यानी अब क्यों का आंसर जान चुका, क्यों जरूरी है, उन पॉइंट को आप समझ चुके हो। अब अगली जरूरत है कि आखिरकार सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा अवनमन, मृदा क्षरण हुआ कैसे।
कैसे हुआ, क्यों मृदा इतनी चौपट हो गई? तो आप देखते हो कि हम एक समय था प्राकृतिक तरीके से प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हमने नगरीकरण शुरू किया, शहरीकरण, हम नगर की ओर बढ़ना शुरू किए, शहर को बसाना शुरू किए, और जब शहर को बसाना शुरू किए और लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम भौतिकतावाद की ओर लगातार बढ़ते चले गए। उसका नतीजा ये रहा कि हम औद्योगिक गतिविधियों को इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि उससे निकलने वाला वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ लगातार पानी को प्रदूषित किया, मृदा में यानी रिस रिस करके वो मृदा के अंदर समाहित हुआ। आप देखते हो कितने आपके यानी उसके लैंडफॉल आपको इसके अपशिष्ट पदार्थों के गड्ढे आपको कितने आपके न्यूज में आता है, वो नजर आते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका प्रमुख जिम्मेदार है, और अर्बनाइजेशन, नगरीकरण व शहरीकरण को भी इसमें मान सकते हो। और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जंगलों को नष्ट करते गए, क्योंकि हमें तो चाहिए घर बनाने के लिए ज्यादा जमीन, और उपभोक्तावादी की वजह से हम क्या है बहुत सारी आवश्यकताओं की डिमांड करते हैं। तो ये प्रमुख कारक रहा। और दूसरा माइनिंग बेस्ड, माइनिंग खनन की वजह से भी मृदा का हम बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर खनन कर रहे हैं और बहुत सारे खनिज मिनरल्स निकाल रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट ट्रीटमेंट यानी जो बेस्ट अपशिष्ट पदार्थ बचता यानी यूज के बाद जो पदार्थ बचता है, जो अनुपयुक्त होता है, उसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको मृदा को ये मान के कि मृदा अपने आप संभाल लेगी, उसको हम फेंक देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कृषि की जाती है, कृषि की वजह से भी बहुत सारा क्या है मृदा क्षरण होता है। फॉसिल फ्यूल, हम क्या जीवाश्म ईंधन, आज हम देख रहे हो इतना ज्यादा यानी काला धुआं उगल रहे हैं वाहनों, व्हीकल के माध्यम से। तो जो फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल की इसका भी रीजन है, और फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली गैसें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इमिशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन। आज हम क्या यानी परिवहन में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने की वजह से CO2 हुआ, अन्य बहुत सारी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। और ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि मृदा के लिए क्या उतना ही दुष्प्रभाव डालती हैं जितना हमको प्रभावित कर रही। तो इसलिए ये सब हम किए, इनका नतीजा रहा कि हमारी मृदा डिग्रेडेशन की ओर प्रवृत्त लगातार होती चली गई। अब चली गई तो इसमें क्या किया गया, यानी इससे अन्य रीजन में बात करें तो ये प्रमुख रीजन थे। अन्य रीजन में सॉइल जो न्यूट्रेंट है, मृदा पोषक पदार्थ हैं, वो क्या हुए, वो नष्ट होते गए। अब सॉइल पर ये तो मृदा क्षरण हुआ, जब मृदा का अवनमन होगा तो उसके अंदर जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे हम अपने स्वास्थ्य अपने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे संतुलित आहार के साथ साथ अन्य पूरक पदार्थ को खाते पीते हैं, तो उसी प्रकार मृदा में भी पोषकता को बनाए रखने के लिए यानी क्या सॉइल इरोजन हुआ, मृदा क्या हुआ, अपर्दन हुआ। सतही जल अपने साथ है, जब सतही जल रन ऑफ वाटर होता है तो रन ऑफ वाटर सतही जल अपने साथ बहुत सारे पोषक पदार्थ जो मृदा की सतह में पाए जाते उसको बहा करके ले जाता है। तो ये रन ऑफ सतही जल, और साथ में लीचिंग एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जो फसल जैसे आप उसका नाम पराली का नाम जरूर सुना होगा कि धान को काटने के बाद उसका क्या होता है, जो पराली बचती है, फसल अवशेष बचता है, उसको यूं ही जला दिया जाता। यूं जलाने का नतीजा होता बहुत सारी हम क्या यानी पृथ्वी के अंदर जब जलाते हैं तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो क्या लगातार कमजोर होती चली जाती। इसके अलावा एग्रीकल्चर की वजह से हम गहन जुताई करते हैं, और गहन जुताई का नतीजा ये होता मृदा लगातार नष्ट होती चली जाती है। तो ये आपके सब इसके क्या है प्रमुख रीजन है। तो आपका इसका अब डेटा की बात करें, एक दो डेटा आपके लिए होना चाहिए, वो भी यहां इस्तेमाल किया गया। तो भारत की टोटल जो कौन सी यानी भारत की जो टोटल लैंड जितनी है, भारत की जितनी जमीन टोटल है, भूमि जितनी है, उसका 29% ध्यान दीजिएगा, 1-2% नहीं, कितना चिंता का ये गंभीर विषय है। पृथ्वी की कुल भूमि का 29% हिस्सा सॉइल डिग्रेडेशन के अंतर्गत है। यानी भूमि की टोटल जो मृदा है उसका 29% हम क्या कर दिए, सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा अवनमन, मृदा
अवनमन की ओर उसको यानी पहुंचा दिए हैं। और दूसरा यानी ये कहा गया कि मृदा में जो पोषक पदार्थ थे उन पोषक पदार्थों में कितना 3.7 मिलियन हेक्टेयर, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 37 लाख हेक्टेयर यानी जमीन की पोषक पदार्थ नष्ट हो चुके हैं। 37 लाख हेक्टेयर जमीन का जो पोषक पदार्थ, मृदा का पोषक पदार्थ होना चाहिए, हम नष्ट कर चुके हैं। तो इसलिए क्या है, गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए और हम सबको मिलकर के मृदा को बचाने का एक संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी गतिविधि को अंजाम ना दें जिससे कि मृदा अवनमन हो, मृदा क्षरण हो, मृदा की पौष्टिकता नष्ट हो। तो ये 2 डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आज ये और गंभीर चिंता का विषय क्या है, हम फसल उत्पादन यानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए यानी क्या करते जा रहे हैं, ज्यादा उत्पादकता बढ़े तो इसके लिए अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई की भरपूर मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी सिंचाई अनावश्यक रूप से हम पानी इतनी जल्दी देते हैं कि मृदा से हमारा कोई नाता ही नहीं रहा। अब इसको मृदा संरक्षण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आखिरकार इतना गंभीर विषय बना तो भारत सरकार ने इस पे ध्यान दिया, और भारत सरकार ने ध्यान दिया तो फ्लैगशिप प्रोग्राम लेके आती है और कई अन्य देशों के साथ सहयोग भी भारत सरकार के द्वारा हासिल किया जाता है। तो मृदा का संरक्षण कैसे हो, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 5 सूत्री, ध्यान दीजिएगा, 5 सूत्री स्ट्रेटजी रणनीति को लेके आया गया। 5 दीर्घ सूत्री, इसको क्या बोलते हैं, 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, यानी 5 दीर्घ सूत्री स्ट्रेटजी भारत सरकार ने 5 दीर्घ सूत्री स्ट्रेटजी लेके आई। जहां भी क्वेश्चन आपको लिखना हो, जैसे किसानों की आय को दुगना करने के लिए कितनी 10 सूत्री या 11 सूत्री रणनीति थी, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। और यहां मृदा को बचाने के लिए, मृदा सॉइल कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा कितनी सूत्री, तो हमने कहा 5 सूत्री। 5 सूत्री आपको एक टिप पे होना चाहिए, जब भी तभी आप मेंस में अच्छे से लिख पाओगे। प्री में भी पूछा जा सकता कि 5 सूत्री रणनीति में कौन कौन से शामिल हैं। तो पहला है कि मृदा को केमिकल फ्री कर दो, जो हम उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं तो हम ऐसा, यानी अब देखोगे आप कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सब बढ़ावा दिया जा रहा है। और ट्रेडिशनल तरीका जो पहले हम कभी खेती करते थे उसकी ओर लगातार भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा। तो इसमें क्या कहा गया, मृदा को रसायन मुक्त बनाना, ये पहला यानी दीर्घ सूत्री रणनीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हर हालत में हमको मृदा को क्या करना होगा, केमिकल फ्री, रसायन मुक्त करना होगा, उर्वरक का प्रयोग 0 करना होगा, तभी मृदा का संरक्षण हो पाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब ये हम कर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है सॉइल की बायोडायवर्सिटी को भी हमको बचा के रखना होगा, यानी फसल क्रॉपिंग, यानी जो क्रॉप हम उगाते हैं, क्रॉपिंग रोटेशन, फसल का जो चक्रण होता है, ये नहीं कि हम एक ही फसल पूरे साल उगाते गए और वो जिस वातावरण में पैदा होने के लिए फसल नहीं, उन फसलों का अगर हम उगाएं तो इससे भी फसल की जो उत्पादकता है वो तो घटती है, साथ में मृदा की बायोडायवर्सिटी भी नष्ट होती है। तो हमें दूसरा क्या ध्यान रखना है, मृदा बायोडायवर्सिटी, मृदा जैव विविधता को भी बचाना होगा। तो पहला हमने कहा कि मृदा को क्या करना होगा, रसायन मुक्त करना होगा। दूसरा हमने क्या कहा, मृदा की जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, इसको बचाना होगा। और तीसरा ध्यान रखिएगा, क्या ये होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यानी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हुआ कि हर साल मृदा के अंदर पौष्टिकता जो लगातार बढ़ती है वह कुछ पोषक पदार्थों की ओर बढ़ती है। तो वो पोषक पदार्थ मतलब जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा हो गया, इसके बाद पीएच मान के अंतर्गत अन्य बहुत सारे आपके कैल्शियम की मात्रा हो गई है। इसी प्रकार जो एलिमेंट होते हैं जो मृदा को स्वस्थ बनाते हैं, उन्हीं सबको क्या कहा जाता, यानी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता। तो हमें जरूरत है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी अब तीसरे पे बल दिया गया, इसको एनहेंस करना होगा, इसको बूस्ट करना होगा। तो ये तीसरा हो गया।
चौथा यानी सॉइल मॉइस्चर, मृदा की आर्द्रता को हमें क्या करना होगा, मृदा की आर्द्रता को भी बना के रखना होगा, मृदा की आर्द्रता को भी बना के रखना होगा, क्योंकि मृदा शुष्क हो गई तो वह बंजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मृदा फर्टाइल यानी रहे वह यानी बैरन बंजर ना बन पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मृदा की मॉइस्चर को भी क्या मेंटेन करना होगा। और अगला है कि लास्ट वाला, तो ये 4 पॉइंट अभी तक हमने बताए। पहला हमने कहा कि केमिकल फ्री, रसायन मुक्त करो मृदा को। दूसरा हमने कहा मृदा की जैव विविधता को क्या करना होगा, यानी जैव विविधता को बचाना होगा। तीसरा हमने क्या कहा, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना होगा, ये तीसरा हो गया। और चौथा हमने कहा मृदा की आर्द्रता को बचा के रखना होगा। और सबसे लास्ट है मिटिगेटिंग, कम करना होगा सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का जो अवनमन होता है, उत्क्रमण होता है, मृदा का जो क्षरण हो रहा है, मृदा के क्षरण को कम करना होगा। और कैसे, एंड प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन, मृदा क्षरण व मृदा अवनमन दोनों को कम करना होगा। तो ये 5 सूत्री, 5 दीर्घ सूत्री, ये एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम सब इन 5 बातों को, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जितने भी अन्य जो मृदा से संबंधित यानी क्या करना होगा, हम सबको जा करके लोगों को इस संदर्भ में क्या होगा, लोगों को बताना होगा। तो जब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी तब तक मृदा, क्योंकि यहाँ ये कोई एक दिन का यानी खेला नहीं है कि एक दिन बता दिए तो ये हो जाएगा। इसको दीर्घ सूत्री, इसीलिए इसको 5 दीर्घ सूत्री स्ट्रेटजी के रूप में इसे शामिल किया गया। तो इन बातों पर अगर किसान भाई ध्यान देते हैं तो एक उन पर जो ओवर बर्डन होता है उर्वरक का, कीटनाशकों का, वो कम किया जा सकेगा। साथ ही उनकी जो इनपुट कास्ट आती है, लागत आती है, यानी आगत लागत आती, इनपुट कास्ट आती है, वो भी कम की जा सकेगी। और इस प्रकार किसानों के द्वारा जो अभी तक मृदा को एक जुआ की भांति कृषि को एक जुआ की भांति माना जाता था, यानी मृदा जब स्वस्थ होगी तो पैदावार ज्यादा होगी, और पैदावार ज्यादा होगी तो किसानों की बचत ज्यादा होगी, और किसानों की बचत ज्यादा होगी तो उनके द्वारा उनकी शिक्षा स्वास्थ्य ये भी अच्छी होगी, और उनके शिक्षा स्वास्थ्य ये सब अच्छा होगा तो उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और जीवन स्तर अच्छा होगा तो उन्हें अपने बच्चों के लिए यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, स्वास्थ्य ये सब अच्छा दे पाएंगे, और किसानों के द्वारा जो सुसाइड होता है वो भी रोका जा सकेगा। और इस प्रकार अंततः जो भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा है उसको भी साकार किया जा सकेगा, और आगे खेती एक घाटे का सौदा न होकर के लाभ के सौदे के रूप में क्या तब्दील हो पाएगी। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या होगा, ये पहला कार्यक्रम हो गया। कौन सा? 5 सूत्री कार्यक्रम। तो आपके 5 सूत्री आपके क्या, फिर से आप लोग आपको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। पहला हमने कहा कि सबसे पहले मृदा को रसायन मुक्त करना होगा। दूसरा हमने क्या कहा, तो दूसरा हमने आपको बताया कि मृदा की जैव विविधता को क्या करना होगा, बचा के रखना होगा। तीसरा हमने कहा सॉइल का जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसको इंक्रीज करना होगा, उसको इनहेंस करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। फिर चौथा हमने कहा कि प्रमुख समस्या क्या है मृदा की, तो चौथा आपके है मृदा की आर्द्रता, मृदा की आर्द्रता को बनाए रखना होगा। और लास्ट मृदा क्षरण, मृदा अवनमन, मृदा अपरदन, इन सबको क्या करना होगा, इन सबको कम करना होगा और इन सबको रोकना होगा। तो ये पहला 5 सूत्री कार्यक्रम आप ध्यान रखिएगा, इसको भारत सरकार ने यानी इसको लेके आया। और दूसरा भारत सरकार जब के द्वारा एक और सॉइल हेल्थ कार्ड, जिससे क्या कहा जाता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से जाना जाता है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी भारत सरकार के द्वारा लाया गया। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब लॉन्च किया गया, तो ये 19 फरवरी 2015, ये 15 ध्यान रखिएगा। इसको कब, तो इसको कब, तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़, कहां से, राजस्थान के सूरतगढ़ को लॉन्च किया, सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया। क्यों इसे शुरू किया गया, मृदा स्वास्थ्य स्कीम की क्या जरूरत थी, तो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड इसलिए लाया गया क्योंकि किसान भाई जैसे मनमाने तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं थी, कब कौन सा कीटनाशक, कौन सा रसायन प्रयोग करना, किस प्रकार खेती करनी है, कब सिंचाई करनी है, वो अंधाधुंध तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से खेती करते थे। तो इसीलिए, और उसके अलावा उनकी मृदा में कौन सी फसल अच्छे से उग सकती है, कितनी पौष्टिकता है, फर्टिलिटी कितनी उसकी मृदा की है, इन सब में जागरूकता के लिए, इन सब में जानकारी देने के लिए
कौन? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 को लाई गई, डेट याद रखिएगा 19 फरवरी। तो इसमें सॉइल टाइप, मृदा किस प्रकार की है, ये जानकारी दी जाएगी। मृदा में किस तत्व की कमी है और कमी है तो वो कैसे पूरा किया जाए, उसके बारे में किसान भाइयों को सलाह देना। इसके अलावा मृदा में जो मॉइस्चर की मात्रा कितनी है और कितनी और किस फसल के लिए कितनी होनी चाहिए, इन सब के संदर्भ में इसी को लाया गया। कौन सी? 2015 से सॉइल हेल्थ कार्ड। ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब अगली स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आप कहेंगे कि यहां पर मृदा को बचाए जाने से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या यानी इसमें योगदान है? तो अभी पीछे 5वां पॉइंट याद रखिए, लैंड डिग्रेडेशन को कम करना होगा और साथ में सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जो होता है उसको बचाना होगा। ये 5 उसको क्या करना होगा? उसको प्रिवेंट, रोकना होगा। ये भी इसमें 5 सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। तो लास्ट पॉइंट था, तो इसमें हमने क्या कहा? सॉइल इरोजन को क्या करना होगा? प्रिवेंट, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग क्या है? खेती करते हैं और फिर सिंचाई सबसे ज्यादा करते हैं। जब सिंचाई सबसे ज्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फसल में सिंचाई ज्यादा अंधाधुंध तरीके से करेंगे, मृदा बहुत सारी क्या होगी? बह करके उसका इरोजन हो जाता, अपरदन हो जाता है, जिससे उसके पौष्टिक पदार्थ तो खत्म होते ही हैं, साथ में मृदा का भी इरोजन। तो सॉइल इरोजन रोकना होगा। इसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पति है, यानी ये नहीं कि अब जब मृदा ही नहीं रहेगी तो मृदा पे ही प्राकृतिक वनस्पति उगती है, जो मृदा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को सुनिश्चित करती है। आप देखे होंगे जहां पर वनस्पतियां बहुत कसी होती, ज्यादा होती हैं, वहां पर मृदा टस से मस नहीं होती। यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं ये मृदा संरक्षण को अच्छे से यानी क्या करती है? कैरी करती हैं। तो रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसको भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा क्या किया? रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर टेबल यानी जो जमीन के अंदर जल है उसके स्तर को क्या करना होगा? यानी क्या करना होगा? रिचार्ज करना होगा, उसको ऊंचा करना होगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल बह जाता है तो इसको अब क्या करना होगा? इसको बचा करके रखना होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसमें शामिल किया गया। तो ये सब इसमें किसके कंपोनेंट हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और ये सब संपन्न हो पाएंगे तो जाहिर सी बात है मृदा संरक्षण अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा अगला नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो, भारत सरकार के द्वारा 2008 में कितने 10 मिशन लाए जाते हैं, जिसे एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। उसी में एक कंपोनेंट के रूप में एक मिशन ये भी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन इसे कहा जाता। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इसमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में किस पे ध्यान दिया गया? नाम से पता चल रहा, सतत कृषि। सतत कृषि का मतलब हुआ जो पहले परंपरागत रूप से भारत में देशज तरीके से कृषि की जाती रही है, भारत में देशज रूप से जो कृषि की जाती रही है उसी प्रैक्टिसेज को फिर से अपनाया जाए। आप कहेंगे कौन सी पहले परंपरागत रूप से देशज रूप से हम खेती करते थे? तो हम पहले ना तो उर्वरक का प्रयोग करते थे ना कीटनाशक का, बल्कि यहाँ प्राकृतिक तरीके से जो गोबर हो गया, हरी घास हो गई, इन सब का यानी क्या करते थे? खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो अब समय आ गया है कि हम उस अपने पुराने जमाने में फिर से वापस जाएं। और ये भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है नेचुरल फार्मिंग। किसको? नेचुरल फार्मिंग। और दूसरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे जैविक खेती कहा जाता। तो ये जो दो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों को जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाया गया उसमें इसको शामिल किया गया है। अब आपको हम आपके एग्जाम्पल देते हैं। आप पूछेंगे क्या कोई ऐसा भारत में है कोई कि जिसने ऐसा 100% सफलता हासिल की हो? तो याद करिए कौन? सिक्किम राज्य को। किसको याद कर लीजिए? सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य भारत का बना, पहला फर्स्ट स्टेट बना
फर्स्ट स्टेट बना जो 100% क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू किया। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू किया और ये नेचुरल फार्मिंग भी क्या भारत में सक्सेस हो पाई? जी हाँ। जीरो नेचुरल बजटिंग फार्मिंग, जीरो नेचुरल बजटिंग फार्मिंग का मतलब हुआ जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग का मतलब हुआ कि आपके पास अलग से कोई भी जो आपके आसपास का जो संसाधन थे उसी के माध्यम से आप प्रबंधन इस प्रकार से किए कि फसल भी उग गई, अलग से उर्वरक कीटनाशक इत्यादि के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा। तो इसी को क्या कहा जाता, यानी ये नेचुरल फार्मिंग कहा जाता, नेचुरल जीरो फार्मिंग। अब यहाँ नेचुरल फार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा और भारत में जो कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश, नेचुरल फार्मिंग, यहाँ एग्जाम्पल आप हिमाचल प्रदेश का, और इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सिक्किम का एग्जाम्पल अच्छे से दीजिए, यहाँ अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्या किया जा रहा भारत सरकार, तो विश्व में यानी मृदा संरक्षण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कृषि एवं खाद्य संगठन के नाम से जाना जाता, इसकी स्थापना कब 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फाओ का रोम इटली है। ये वही विश्व संगठन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका विश्व यानी फूड खाद्य एवं कृषि संगठन, और भारत में नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी, भारत में जो रेन फेड होता है, वर्षा जल होता है, तो आपका वर्षा पूरित एरिया अथॉरिटी की गठन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन हो गया? फाओ हो गया, साथ में आपका नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी ये, और साथ में कृषि एवं किसान मंत्रालय होगा ही। इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि अब यानी क्या किया जा रहा, तो इनके द्वारा फोरकास्टिंग टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, यानी मृदा में डेटा एनालिसिस के लिए, यानी मृदा में डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करते हुए फोरकास्टिंग टूल्स को विकसित किए गए हैं। किसका प्रयोग करते हुए? डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स का मतलब हुआ जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अलावा मशीन लर्निंग, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो बहुत सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनका हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग के माध्यम से डेटा एनालिटिक्स करें और फिर फोरकास्टिंग टूल्स विकसित करें कि कब कब बारिश होगी, कब कौन मौसम होगा, कब किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इन सब में किसान भाइयों को मदद कौन कर रहा है? तो भारत में यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, साथ में नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी और फाओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा मदद की जा रही है। और इससे जो वल्नरेबल किसान है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो जागरूक किसान है वो पहले से जागरूक, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको होती है? यानी जो वल्नरेबल सुभयद किसान हैं, जो यानी सबसे ज्यादा या हल्का सा भी उनका आता पता नहीं होता, पता चला मौसम खराब था तब भी फसल की सिंचाई कराए और बारिश धमधमा के हो गई, फसल हो गई चौपट। तो इन्हीं को क्या कहा जाता? वल्नरेबल फार्मर्स कहा जाता है। तो वल्नरेबल फार्मर्स को क्या, तो ये सही डिसीजन ले सकें और इनको सूचना इस प्रकार उपलब्ध करवाई जाए कि यह यानी जो वर्षा जनित क्षेत्र हैं वहां पर कब कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, उनको इस संबंध में सूचना दी जाए। तो इसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वही संस्था फिर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक ये है, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय साथ में विश्व खाद्य संगठन दोनों मिलकर के यानी क्या कर रहे हैं? एक अभियान शुरू किए हैं, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये मिशन असल में समुदाय आधारित है और इसमें समुदाय सेंटर्ड है। अगर समुदाय पे इस पे फोकस कर लिया गया तो इसके माध्यम से मृदा संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो यहां पर लिखा भी है कि कम्युनिटी रिसोर्स persons to increase their capacity towards supporting on farm
फार्म लाइवलीहुड फॉर द एडाप्टेशन ऑफ सस्टेनेबल। असल में इसमें जो प्रयास ये किया जाता है नेशनल अंत्योदय जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, इनको मदद की जाती। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि इनको ऐसी क्षेत्रकों की ओर ढकेलने की कोशिश करें, यानी पुश करें, आकर्षित करें। तो यहाँ आकर्षित सब ज्यादा होगा, तो ये आकर्षित करें जो क्या है, यानी फार्म एक्टिविटीज में इनको हम लाएं, और फार्म एक्टिविटीज का मतलब कृषि कार्यों में लगाएं, लेकिन ऐसी कृषि कार्यों में लगाएं जो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल, सतत, रेजिलिएंट प्रैक्टिसेज होनी चाहिए, जिससे इनकी एक तरफ आजीविका भी मिलती जाएगी और दूसरी तरफ मृदा संरक्षण भी होता रहेगा। तो इसके लिए प्रयास कौन कर रहा है, तो इसके लिए प्रयास फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और साथ में भारत का कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ, यहां पर आपका कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रहा। क्यों रूरल, क्योंकि जो ये अभियान है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें आप आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मत लगा दीजिएगा। तो ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। एग्री न्यूट्री गार्डन्स बनाए जाएं, एग्री मतलब एग्रीकल्चर वाले हो, पोषक पदार्थ, यानी ऐसे बगीचे पर बहुत ज्यादा ध्यान देते, लेकिन अब जरूरत है कि एग्री न्यूट्री गार्डन यानी एग्रीकल्चर से संबंधित हों और उसमें न्यूट्रिएंट का पोषक पदार्थ वाले हों, तो ऐसे बगीचे स्थापित किए जाएं। इसके लिए फिर प्रयास वही फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। तो कहां कहां ये बात की गई, ये कहां पर स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इसके बाद एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उसी के बगल में उड़ीसा और पूर्वोत्तर का एक राज्य मिजोरम। ये आपके 2, 4, 2, 6, 2, 8 राज्यों में ये प्रयास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और एग्री न्यूट्रिएंट गार्डन्स को यानी क्या किया जा रहा है, को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यानी ये और बाकी इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, तो ये 8 राज्यों में इसको बूस्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या इन 8 राज्यों को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें विभिन्न प्रकार की जो विविध फसलें होती हैं, यानी फसलों की विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाता कि आप कोई एक फसल को मत उगाइए, बल्कि डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की फसलें उगाइए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट किया जाता, और इसके साथ ही कौन लैंडस्केप लेवल क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। लैंडस्केप लेवल प्लानिंग भी इसमें की जाती है, यह भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, यानी जो ये आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसे ICAR के नाम से जाना जाता है। इस ICAR को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और साथ में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मिल करके क्या किया जा रहा है, किसानों को समर्थन दिया जा रहा, किसके लिए, कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन, यानी अभी तक जो परंपरागत तरीके से वो खेती कर रहे थे, इससे वो हट करके क्या करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएं। तो इसके लिए मदद ये तीनों करेंगे। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल ट्रांजिशन, जो ये क्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल ट्रांजिशन टू एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही है कि पारिस्थितिकी को ध्यान में रख करके जो खेती की जाए उसको, और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। तो ये इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। हमको लग रहा आज का ये टॉपिक भी यानी लंबा जाने वाला, लेकिन आपकी सारी चीजें अब क्लियर हो गई। प्री मेंस कुछ भी आए तो आप इससे बहुत सारा मैटर आप क्या है, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हो। फिलहाल आप विश्वास किए हो तो विश्वास बनाए रखिए, और यकीन मानिए बहुत सारा जब मेंस का पेपर आप होगा या प्री का होगा, आप पाएंगे अगर हमारे साथ बने रह जाते हैं तो क्वेश्चन डिक्टो आपकी क्लास के डिस्कशन से क्या है आने वाला है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का। इतना हम आपसे
क्या कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, बाकी विश्वास करना आपका काम है। विश्वास अभी कर लो तो आपके फायदे में होगा, नहीं करोगे तो एग्जाम के बाद आपको क्या होगा, याद आएगी। अब अगला ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है कहां हो रहा है, तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। तो ये फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 एक कतर के दोहा में हो रहा है, दोहा में हो रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पूछा जा सकता है, जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बन सकता है, और ये यूपीएससी में भी आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट टॉपिक लगा है, तो इसीलिए कई मोस्टली क्या होता है, यूपीएससी खेल कूद से बचता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें खेल कूद से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। तो ये आपको कोई ये मान के नहीं जाना चाहिए कि नहीं पूछेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 से दोहा कतर में हो रहा, और इसका मस्कट पूछे तो लाइव, इसका मस्कट क्या है, लाइव है। आप कहेंगे ये समझ में नहीं आया, लाइव है क्या, तो लाइव क्या है, ये एक कौन सा शब्द है, एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है स्किल्ड प्लेयर। इसका मतलब क्या होता है, स्किल्ड प्लेयर। स्किल्ड का मतलब बेस्ट स्किल्ड प्लेयर, आगे और लगा लो, बेस्ट स्किल्ड प्लेयर। इसका मतलब हुआ कि बेस्ट माने सर्वश्रेष्ठ, स्किल्ड कुशल, प्लेयर प्लेयर। तो इसका मतलब भी आप जान चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मस्कट पूछा जाए जो कहां हो रहा है, दोहा में, कतर में, फीफा वर्ल्ड कप, तो इसका मस्कट क्या हो गया, ये आपके सामने लिखा लाइव। टोटल इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही, तो इसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कितनी, 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही। पहली बार एक कप खेला गया था, तो ये पहली बार 1930 में, और ये कौन होस्ट किया था, उरुग्वे, और जिसने होस्ट किया था वही मैच भी फाइनल जीता था। तो इसको किसके द्वारा जीता गया था, तो ये आपका वर्ल्ड कप है, किसने जीता था, उरुग्वे ने अर्जेंटीना को निपटाया था। तो पहली बार 1930 में उरुग्वे में हुआ, और उरुग्वे ने पहली बार जीता था। अगर हम बात करें पिछला, ये हर साल, हर 4 साल पे होता रहा है, तो ये 2018 में हुआ था, और 2018 में किसने जीता था, तो 2018 में रूस में हुआ था। कहां, रशिया में हुआ था। फ्रांस ने किसको निपटा दिया था, क्रोएशिया को पराजित किया था। फ्रांस ने क्रोएशिया को पराजित किया था। सर्वाधिक बार किसने जीता, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्राजील। सर्वाधिक बार किसने जीता है, ब्राजील। तो इसमें यह भी ध्यान रखिएगा सर्वाधिक बार किसके द्वारा जीता गया, तो यहां पर आपका लिखा भी है सर्वाधिक बार ब्राजील ने 5 बार जीता है, और फिर जर्मनी व इटली के द्वारा। जर्मनी और यूरोप के 2 देश हैं, जर्मनी और इटली ने 4 बार, यानी 4 बार जर्मनी और 4 बार कौन, इटली जीता है। और जबकि ब्राजील ने 5 बार, सर्वाधिक बार के ये वर्ल्ड कप किसने जीता, ब्राजील। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें और क्या पूछा जा सकता है कि 2026 वाला कहां होगा, तो 26 वाला कहां होगा, तो ये आपका कनाडा हो गया, ये आपका अमेरिका हो गया, यानी ये आपका कौन हो गया, कनाडा, ये आपका यूएसए हो गया। और इसी के नीचे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसी में कौन है, मेक्सिको। ये कौन देश है, मेक्सिको। तो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ये 3 देश मिलकर के संयुक्त रूप से 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा उसका क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। फुटबॉल से संबंधित आपका कुछ कप है, जैसे फुटबॉल से कप कौन है, थॉमस कप। दूसरा थॉमस कप का संबंध तो बैडमिंटन से है, तो ये थॉमस कप आप यहां बात आई है तो ये जान लीजिए, यानी ये किसका, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। फुटबॉल से आप बताइएगा, फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप हैं उसको भी आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगला न्यूज फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगले न्यूज की ओर चलते हैं। देखो अगला न्यूज क्या है कि हाल ही में जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की यात्रा की गई है। आंध्र प्रदेश की जब राष्ट्रपति बनी है तो एक तो इनकी पहली किसी स्टेट की यात्रा है, तो ये दूसरा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्यों आंध्र प्रदेश में यात्रा किया, ये अगला क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में इसलिए यात्रा किया गया क्योंकि हमने 4 दिसंबर 1971 को किसको निपटाया था, पाकिस्तान को अच्छे से धोया था। 1971 का
जिसमें बांग्लादेश आज पैदा हुआ, आजाद हुआ, तो उसमें भारत के द्वारा 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को युद्ध में हराया गया था और इसमें नेवी का बहुत ज्यादा हाथ था। इसीलिए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भारत में? नेवी डे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो उसी जो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता, उसी में एक ऑपरेशन भी चलाया गया था जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा जाता है। कौन सा ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध पूछे तो किससे है? तो ये आपका किससे है? तो यही 4 दिसंबर को हमने पाकिस्तान को जो दौरा के मारा था, और जो उसका बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो उसका जो बंदरगाह कराची। तो जो कराची बंदरगाह है, कौन सा? रांची बोल दिए, रांची तो अपने यहां ही, कराची बंदरगाह को अपने कब्जे में किए थे। तो जो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ट्राइडेंट पूछा जाए कब चलाया गया, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में पाकिस्तान को निपटाने के लिए भारत के नेवी के द्वारा चलाया गया और कराची बंदरगाह को भारत की नेवी ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसी की यादगार में अब क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को कौन? नेवी डे मनाया जाता। तो उसका भी किसको बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? राष्ट्रपति याद कीजिए, आर्टिकल कौन सा? एक कौन आर्टिकल है? 53। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता? महामहिम राष्ट्रपति होता है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो। तो यहाँ इसलिए नौसेना यानी नेवी डे के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अब चूंकि ये पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ है, कैपिटल जो दिल्ली है भारत की उसके बाहर हुआ है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के कहां? विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यात्रा पर गई हैं। तो यहां ऑपरेशन ट्राइडेंट भी ध्यान रखिएगा। नेवी डे आपको बता दिए ये कहां हुआ, तो पहली बार हुआ है कि जो ये आपका हुआ है कौन सा? इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू। इसी को क्या कहा जाता? प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कहा जाता, जिसे मिलान 2022 के नाम से भी जाना गया। इसे मिलान 2022 यानी प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू पूछेगा क्वेश्चन। हाल ही में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू मिलान 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये विशाखापत्तनम में, क्योंकि 4 दिसंबर को नेवी डे क्यों मनाया जाता है वो जान चुके हो। फिर यही एक चीज और, यानी ये जब गई तो भारत का रक्षा क्षेत्र आगे बहुत ज्यादा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ पाए, तो इसके लिए नेशनल ओपन एयर रेंज का भी कुन्नूल, यहीं पर यह अलग से क्वेश्चन पूछेगा, कुन्नूल में इसे स्थापित किए जाने के लिए उद्घाटन भी किया गया। किसका? नेशनल ओपन एयर रेंज। नेशनल ओपन एयर रेंज। अब अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला जो पूछेगा, इतनी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर इन सब बातों पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि ये भारत का आन बान शान की बात होती है। तो ये नेशनल ओपन एयर रेंज कहां? कुन्नूल, आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में स्थापित किया जाने की इसमें क्या किया गया? डिसीजन लिया गया है। अगला जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज कहा जाए प्री मेंस हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन आप पाएंगे जो यहां डिस्कस हो रहे हैं, यही सब पूछे जाते। बाकी आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी आप पढ़ सकते हो तो वो अलग बात है। अब इसमें पीएम गति शक्ति, नाम से पता है गति शक्ति, शक्ति भी है गति भी है, दोनों चीजें। जब दो चीजें आ जाए तो कोई कहीं भी पहुंच सकता है, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो। तो इसमें गति शक्ति, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो मास्टर प्लान लाया गया था, इसमें 5 सामाजिक क्षेत्र से जो संबंधित मंत्रालय हैं वो भी इसको ज्वाइन किए हैं। 5 सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय वो इसको ज्वाइन किए हैं। जो ये पीएम गति शक्ति है, असल में ये जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय भी बढ़ के अपने अपने अलग अलग होकर के काम कर रहे थे, उनको कहा गया बहुत हुआ अत्याचार, अब सब आओ मेरे साथ। तो अब मेरे साथ सारे लोग आ जाओ। तो कितने कहा गया? 16 जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय भारत में हैं, इसमें 16 विभिन्न प्रकार के मंत्रालय व इससे संबद्ध विभागों को एक साथ जोड़ने के जो पहल शुरू की गई, उसी को किस नाम से जाना जाता? पीएम गति शक्ति।
तो अभी सामाजिक क्षेत्र के 5 इसमें मंत्रालय इसको ज्वाइन किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय, इसके बाद महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स यानी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैसे हो सकता, शिक्षा स्वास्थ्य आवास, शिक्षा स्वास्थ्य आवास, भोजन कपड़ा मकान, ये आप बोलते ही हो। तो शिक्षा स्वास्थ्य कब यानी इसमें कौन कौन हो गए, तो ये सामाजिक क्षेत्र में क्या चाहिए, शिक्षा, तो शिक्षा के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया, शिक्षा हो गई तो आपका यानी सबसे पहले स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा तभी अच्छी एजुकेशन ले पाओगे, तो आपका शिक्षा हो गया, फिर आपका एजुकेशन, और एजुकेशन रहने के लिए घर चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और जब ये होगा तो आपका क्या है यानी आपके बच्चे जच्चा बच्चा भी अच्छा होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर आपका विकास होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो ये आपकी 5 मंत्रालय हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये आपका ज्वाइन किए वो सामाजिक क्षेत्र के 5 मंत्रालय कौन है, तो ये आपके पता होना चाहिए। अब इसमें बात आती है कि ये क्यों ज्वाइन किए, इनको क्या 5 सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और कौन था 5 आप देख लीजिएगा, एक कोई छूट रहा तो कौन सा छूट गया, हाँ महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये 5 मंत्रालय ने आखिरकार इसको क्यों ज्वाइन किया, इसलिए ज्वाइन किया हमने अभी बताया, क्योंकि आप एक किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ एक्सपर्टाइज रख सकते हो, लेकिन चूंकि आज की दुनिया बदल रही है, कई सेक्टर एक दूसरे से इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि अगर हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी प्लानिंग जो कर रहे हो वो चौपट हो सकती है। तो इसीलिए प्लानिंग आपकी चौपट ना हो पाए, जहां से जो ज्ञान बह रहा है वहां से वो ज्ञान ले लो। आप एक डायलॉग ये भी सुने होंगे, जहां से ज्ञान बढ़ रहा हो वहां से ज्ञान ले लेना चाहिए अगर वो आपके लिए अच्छा है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ समन्वय। तो विभिन्न मंत्रालयों विभागों बीच कोऑर्डिनेशन हो पाए कि हल्की कई मंत्रालय होंगे तो कोई भी गलती होने के चांस ना के बराबर हो जाता, तो कोऑर्डिनेशन इससे बूस्ट होगा, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। इसके अलावा जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट भारत सरकार या इन मंत्रालय विभागों के द्वारा जो प्रोजेक्ट लाए जाएंगे उसकी जो प्लानिंग है वो भी अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा मॉनिटरिंग, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छे से हो पाएगी, और साथ में ये सब होगा तो जो मूल्यांकन किया जाएगा तो ये इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव रहा है उसका मूल्यांकन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा, उसमें भी लगातार क्या सुधार देखने को मिलने वाला है। तो ये सब होंगे, इसीलिए 5 जो सोशल सेक्टर से संबंधित मंत्रालय थे उनके द्वारा क्या ज्वाइन किया गया, तो हमने कहा पीएम गति शक्ति को ज्वाइन किया गया है। पीएम गति शक्ति को ज्वाइन किया गया तो फिर आपका मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि सर इतनी देर से बता रहे हैं ये पीएम गति शक्ति आखिरकार है क्या। तो पीएम गति शक्ति की यानी पीएम गति शक्ति इसके द्वारा एक नेशनल मास्टर प्लान भी जारी किया गया। इसमें 100 लाख करोड़, कितना अमाउंट देख लो, 100 लाख करोड़ रुपए का एक क्या किया गया, एक फंड यानी इसमें बनाया गया है। 100 लाख करोड़ रुपए होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, होलिस्टिक का मतलब हुआ समग्रता में, ये नहीं कि अलग अलग नहीं, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बूस्ट करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का यानी एक फंड बनाया गया और 4 सालों में डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, जहां भी रोड की जरूरत होगी रोड बनाया जाएगा, आवास की जरूरत होगी आवास, स्कूल विद्यालय उसकी जरूरत होगी वो बनाया जाएगा, विद्युत की जरूरत होगी विद्युत बनाया जाएगा, जो भी आवश्यकता होगी और इसमें, इसीलिए इसे कहा गया होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कितना 100 लाख करोड़ रुपए, और ये 4 सालों में, तो ये 2021 से शुरू है। कब से शुरू है? 2021 से। तो 21 से शुरू करिए 4 तो 2024-25 तक, कब तक? 2024-25 तक इसे क्या किया गया, अगले 4 सालों के लिए इसे शुरू किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, और संरचनागत यानी सुधार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाते, प्लग एंड प्ले, प्लग का मतलब वो लगाए गए हैं, वो प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक मॉडल होता है प्लग एंड प्ले। तो इसको बाद में कभी बताएंगे, इतना आप समझ लीजिए। एक हो गया उद्योग को लगा दिया गया, कोई घर बना दिया गया, कोई पुल बना दिया गया,
लेकिन बात को क्या है, क्या वो ऑपरेशनलाइज्ड अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं, इसको भी जिसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करेंगे। औद्योगिक पार्कों में जो औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं उनके लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा, प्ले एंड प्लग का, प्लग एंड प्ले का। दूसरा, अब इसको जो ये आपका लाया गया है, इसको पीएम गति शक्ति को किसके जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, इसको भी पीएम गति शक्ति के साथ मिला दिया गया है। मिला दिया गया तो पीएम गति शक्ति के साथ इसको भी क्या किया गया, यानी मिला दिया गया, जो 2019 में अगले 2019 में अगले 5 सालों के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी लाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हो तो उसके लिए लॉजिस्टिक संभार जो लागत आती है, तो ये लॉजिस्टिक इश्यू का भी इससे क्या हो जाएगा, समाधान हो पाएगा। क्योंकि भारत में जब अन्य हम अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि भारत अपना जीडीपी का 13 से 14% किसमें खर्च कर देता, लॉजिस्टिक कास्ट उसकी आ जाती है। लॉजिस्टिक का मतलब हुआ जैसे आप कोई उद्योग लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, जमीन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, है। तो इसके लिए जो इसी को लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो ये जो लॉजिस्टिक कास्ट भारत में बहुत ज्यादा है। जीडीपी, भारत अपनी जीडीपी का 13 से 14% लॉजिस्टिक कास्ट में खर्चा कर देता। यही जब हम अन्य जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं उससे तुलना करते हैं तो वहां ये कितना आता है, 6 से 8%। देखो कितना अंतर है, मात्र 6 से 8% आता है, जबकि इसका 6 दूनी 12 यानी डबलिंग है। तो ये डबलिंग से भी ज्यादा है, 6 से 8%। अन्य जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं वहां लॉजिस्टिक कास्ट आती है, जबकि भारत में ये लॉजिस्टिक कास्ट ज्यादा है, जो कितनी 13 से 14% है। ये भी कम होगी। इसके अलावा जो अफसर शाही के द्वारा लाल फीता शाही को अपनाया जाता है, यानी रेड टेपिज्म लाल फीता शाही को भी इससे क्या होगा, उसको कम किया जा सकेगा। कोऑर्डिनेशन तो बढ़ेगा ही विभिन्न मंत्रालयों के बीच, क्योंकि इसमें 16 इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो मंत्रालय विभाग है उनको एक दूसरे से क्या किया जाएगा, रिलेट यानी एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये होगा। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की जो विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित स्कीम्स हैं इनको क्या किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, एक में समाहित कर लिया जाएगा। और इससे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से इसलिए कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, 1 2 नहीं बल्कि 16 जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय व विभाग हैं उनको एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, समामेलन किया जाएगा। समामेलन किया जाएगा, समामेलन का मतलब हुआ मिलाया जाएगा। अब बात हम करते हैं कि ये पीएम गति शक्ति इतनी जरूरी है तो इसमें कुछ ना कुछ आपके स्तंभ इसके होंगे। जी हां, इसके स्तंभ और इसके इंजन। कितने स्तंभ हैं, तो इसके 6 स्तंभ हैं, 6 स्तंभ हैं। ये क्वेश्चन अब इस बार पीएम गति शक्ति वाला देखोगे इतना ये इंपॉर्टेंट था कि पीसीएस मेंस में पूछा गया, और आगे भविष्य के लिए भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी 2024-25 तक चलने वाला है और आगे फिर देखा जाएगा इसका रिजल्ट क्या रहा, इसको कंटिन्यू किया जाए या डिकंटिन्यू किया जाए, तो ये तो देखने वाली बात होगी। अब इसकी देखिए 5 ये 6 स्तंभ में पूछा जाए, यहां इस बार पूछा भी था, तो ये 6 स्तंभ आखिरकार हैं कौन से। तो एग्जाम में अचानक प्रेशर आ जाता है, कुछ याद आता नहीं, तो इसको हमने क्या बायोट्रिक भी आपको याद करवाने की कोशिश की। पहला कंप्रिहेंसिवनेस, आप देख लो इतनी चीजें आप एक साथ लाई जा रही हैं, तो ये कंप्रिहेंसिवनेस जिसे समग्रता कहा जाता, चीजों को अलग अलग ना देख करके हम कोऑर्डिनेशन के तरीके से एक साथ चीजों को देख रहे हैं, तो कंप्रिहेंसिवनेस है। इसमें फिर क्या, काम का, वर्क का प्रायोरिटाइजेशन किया गया, प्राथमिकता, पहले काम कौन होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर आपका उसका ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हुआ कम से कम लागत में कैसे हो सकता, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन, जरूरत हुई तो अन्य जो मंत्रालय विभाग या विशेषज्ञ हैं उनको कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, उनसे कैसे हेल्प ली जाए, असिस्ट कैसे ली जाए, सहायता कैसे लिया जाए, वो भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। फिर सबसे अच्छी बात है एनालिसिस, एनालिटिकल, यानी सबसे ज्यादा उसका यानी प्लस माइनस का, कोई भी स्कीम लाई गई क्यों फेल हुई, क्यों सक्सेस हुई, प्लस माइनस का, यानी
उसका सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर विचार गंभीरता से किया जाएगा। इसी को बोलते हैं एनालिसिस। इसके बाद डायनामिक। कोई इसमें ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एक चीज आप कुम मंडूक बन जाओ, कुछ अन्य चीज अपनाने के लिए अपनाओ ही ना, तो आप को जो पहला तरीका था अगर वो गलत था, उसका निगेटिव रिजल्ट रहा, तो उसको तुरंत त्याग कर दीजिए और नई चीजें अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। यानी अपने आंख और कान खुले रखिए, जिससे कि चारों तरफ से जो बदलाव हो रहे हैं वो आप देख पाएं और बदलाव के साथ चलने के लिए तैयार हो पाएं। तो ये आंख कान खुले रखें, आपको किसी कोटेशन को हमने बोल दिया है, गांधी जी का था, उन्होंने बताया था, जो आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ डायनामिक, इसी को डायनामिज्म कहा जाता है, यानी गतिशीलता। तो इसमें गतिशीलता पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसकी ट्रिक से भी अब आपकी चीजें तो अभी तुरंत याद हो गई, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता, सारे पॉइंट गायब हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? सीपीओ, एक सीपीओ का एग्जाम, दिल्ली सीपीओ का एग्जाम पुलिस से एसआई से रिलेटेड होता, ये सीपीओ है, और उसको जब कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता तो बेचारा वो दुखी हो जाता है। तो सीपीओ साइड इसका क्या है? यानी वो बेचारा दुखी हो जाता। तो सी से हो गया कॉम्प्रिहेंसिवनेस, और पी से हो गया प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, ओ से हो गया ऑप्टिमाइजेशन, एस से होगा सिंक्रोनाइजेशन, ए से हो गया एनालिटिकल, और डी से हो गया डायनामिक। तो आप जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी याद रखोगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, जो दिल्ली के अंतर्गत एसआई का पोस्ट होता है, तो उसमें क्या केंद्र सरकार का एसआई का पोस्ट होता है। दिल्ली वैसे बोल दिया तो दिल्ली, क्योंकि वुमेन सेंटर वहीं कैपिटल है, तो उसी क्या याद आता, कुल मिला के आपको याद हो जाना चाहिए। तो उसका जब एग्जाम नहीं आपका क्वालिफाई हुआ तो आप दुखी होते हो, सैड। तो सीपीओ सैड, इसका ध्यान रखिएगा। तो कितने 6 स्तंभ बिल्कुल, कौन कौन? कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल, और डी से डायनामिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, कितनी चीजें हम आपको एक क्लास में बताने की कोशिश करते हैं। अगला देखो, अगला ये INC1। आप कहेंगे तो सर हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं जी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको यहां लिखी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। यानी INC की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है। इससे अंतर सरकारी, यानी निगोशिएशन का मतलब क्या हुआ? सौदेबाजी करने वाली कमेटी। आप कहेंगे किस बात की सौदेबाजी? क्या? तो सौदेबाजी अब हो रही, जो हम प्लास्टिक का प्रयोग अंधाधुंध कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए कतई तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो इसी की सौदेबाजी के लिए अभी एक क्या हुआ? कमेटी की बैठक हुई, और इसका समापन भी हुआ। कहाँ? उरुग्वे में। तो ये पूछा जा सकता है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो उरुग्वे में हुई, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्लास्टिक के यूज को कम करने से है। अब ये किसने इसका? तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे यूनेप कहा जाता है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। हम बता चुके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन, उत्पादन और कंजप्शन जो उपभोग होता है, इसको कैसे सतत बनाया जाए, इसको सतत का मतलब कम से कम किया जाए, और ये ऐसा हो कि जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण व मृदा को प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, उससे निजात पाया जा सके। इसके अलावा आगे ध्यान दीजिएगा कि अब ये कोई ऐसे समझौता हो जाता, कोई मानता है नहीं तो माने, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। जैसे कई आप देखोगे कई समझौते बाध्यकारी होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी। तो इसे क्या किया जाए? इसके प्लास्टिक को रोकने के लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई समझौता, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल या कन्वेंशन होना चाहिए, जो सभी देशों पर बाध्यकारी हो और कानूनी रूप से लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए भी इस मीटिंग को बुलाया गया है। अब इसमें एक रिपोर्ट है। ये प्लास्टिक प्रदूषण इतना चिंता का विषय क्यों है? तो ये OECD की रिपोर्ट क्या कहती है कि वैश्विक रूप से जो प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है, ये 2000 का डेटा है और 2019 का है। प्रोडक्शन कितना होता? 2000 में 234, ध्यान दीजिएगा, 2000 में 234 मिलियन टन क्या हो रहा था? यानी मीट्रिक टन, मिलियन टन 2034 मिलियन टन 2000 में प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन ये इंक्रीज होकर के 2019 में 460 कितना हो गया? 460। देखिए कितना ज्यादा, 234 से सीधा छलांग लगा ले गए 460। कौन? मिलियन टन पे। कितना? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अनुमान लगा सकते हो कितना ज्यादा हम किसका पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं? वैश्विक रूप से प्लास्टिक प्रोडक्शन, प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं। 2000 में 234 से और 2019 पहुंचते पहुंचते ये कितने गुना की वृद्धि हो गई? ये 460 मिलियन टन हो गया। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट
अपशिष्ट की ये तो प्रोडक्शन हुआ, तो कुछ प्लास्टिक क्या हो जाता है, उसका क्या किया जाता है, रिसाइकिल कर लिया जाता है, रियूज कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा जो अपशिष्ट यानी अपशिष्ट बेकार पदार्थ के रूप में होता, फिर हम इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो इसी को प्लास्टिक अपशिष्ट कहा जाता। और ये कितना था, ये था 156, ये डेटा 2000 में 156 मिलियन टन था, और ये कितना हो गया, तो ये आपका 2019 तक पहुंचते पहुंचते ये भी देखो डबल कितना हो गया, 156 से 353, 156 से 353, 156 मिलियन टन से 353 मिलियन टन हो गया। इसलिए गंभीर चिंता का विषय। आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, क्या करोगे, भारत भी इसमें क्या है, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं है। भारत में क्या है, 2019-20 में प्लास्टिक की हम बात करें तो हम लोग भी पीछे नहीं है। 34 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा किए हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो 34 लाख से ज्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट हम पैदा कर दिए हैं। कब, 2019-20। ये किसकी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है कि हम 2019-20 में कितना 35 लाख से ज्यादा प्लास्टिक का क्या कर दिए, कितना, ये 34 लाख से ज्यादा। आप कहेंगे उधर तो कम था, नहीं, वो मिलियन में था, बहुत हो जाएगा। 156 से 353 पे पहुंचा दिए थे 2019-20 में, और भारत 2019-20 में कितना 34 लाख से ज्यादा हम भी क्या प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रोडक्शन किए हैं। अब प्रयास भारत सरकार के द्वारा कौन कौन किए गए हैं, तो भारत ने प्लास्टिक को रोकने के लिए 2016 में क्या लेके आया था, भारत के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जिसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 कहा जाता है। और इसमें पहली बार हुआ कि ईपीआर के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ईपीआर आप बोलेंगे क्या है, तो ई का मतलब हुआ एक्सटेंडेड, ई का मतलब एक्सटेंडेड, और पी का मतलब प्रोड्यूसर, और आर का मतलब क्या हुआ, रिस्पांसिबिलिटी। तो ये आपका ईपीआर को लाया गया। और ईपीआर में क्या, जो उत्पादक है और जो इंपोर्ट करता है, उत्पादन नहीं किया तो दूसरे देश से अगर प्लास्टिक मंगा रहा है, इंपोर्टर है, आयातक है, और जो ब्रांड ओनर्स है, ब्रांड ओनर्स का मतलब हुआ जो आपका प्लास्टिक को उत्पादन करने के लिए क्या कर रहा है, फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है। तो ये तीनों की ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर्स, इनकी जिम्मेदारी होगी कि वह विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें, जिसे ईपीआर। अब इनकी जिम्मेदारी होगी जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करें, उसका निपटारा करें, और निपटारा नहीं कर पाते हैं तो दंड भरने के लिए भी तैयार रहें। तो ये आपका है ईपीआर। ईपीआर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब अगले न्यूज की ओर चलते हैं। तो आप प्लास्टिक वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आता ही है, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। निबंध में पर्यावरण प्रदूषण पे आता है, तो एक आपका पैराग्राफ इसी प्लास्टिक वाले पे भी जा आप लिखोगे। जब ये डेटा इस्तेमाल करते हो, यकीन मानिए आपको मेंस में भर भर के आपको नंबर मिलेंगे। जरूरत है सही आपका दिशा में सही डेटा का इस्तेमाल करने का। आप OECD की रिपोर्ट बता रहे हो, भारत का मिनिस्ट्री भारत का पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट आप बता रहे हो, कितना सारी चीजें आप होलिस्टिक वे में कर रहे हो। अगला है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स 2022। तो ये आपका रिलीज किया गया अभी, और इसमें हमने टॉप कर दिया है। इसमें हमने क्या कर दिया है, टॉप कर दिया है। और इसमें हॉस्टिलिटी का मतलब हुआ किसी को इतना भय किसी में पैदा कर दिया जाए कि वो क्या हो जाए, यानी धर्म के आधार पे हो सकता है, कट्टरता के आधार पे हो सकता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, हॉस्टिलिटी कहा जाता है। तो सोशल सामाजिक हॉस्टिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। और ये वाशिंगटन का एक क्या है, थिंक टैंक है, जिसका नाम क्या है, पेव रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें भारत ने टॉप कर दिया, सीधे टॉप कर दिया। नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे नाइजीरिया, नंबर 3 पे अफगानिस्तान, नंबर 4 पे इजराइल। तो ये टॉप 4 देश हैं। नंबर 1 पे भारत, नंबर 2 पे कौन हो गया, नाइजीरिया, और नंबर 3 पे अफगानिस्तान, और फिर अगला इजराइल। इसमें देखो पाकिस्तान हमसे पीछे है, कितनी अच्छी बात है। अगला, विश्व का पहला स्टीम माने भाप से चलने वाला प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट कौन बना है, तो ये चंद्रमा पे जाएगा और भेजा जाएगा। ये कौन, ये यहां पर आपका नाम लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विलियस, इसका नाम क्या है, EQUULEUS, इक्विलस। और ये जाक्सा कहां का, जापान
कि जो जापान की एजेंसी जो अंतरिक्ष से संबंधित है उसके द्वारा ये भेजा जाएगा, जिसे जाक्सा कहा जाता। और ये लॉन्च कहां से होगा? लॉन्च होगा नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट से। ये नासा के लॉन्च किया गया, नासा के कौन? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये बनाया किसने है? तो जाक्सा के द्वारा ये विकसित किया गया है, जो भाप से चलेगा। अभी हम ईंधन लगाते थे, भाप से चलेगा। कितनी अच्छी बात है। अगला न्यूयॉर्क, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पे आते हैं। तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2022, ये नाम से पता चल रहा न्यूयॉर्क में ये वितरित किए गए। और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? एस.एस. राजामौली को। एस.एस. राजामौली ये वही हैं बाहुबली वाले, और बाहुबली वाले एस.एस. राजामौली को पुरस्कार दिया गया ट्रिपल आर ए के लिए। अगला बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहीं पर किसको मिला है? तो कॉलिन फैरल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड से नवाजा गया। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपका एनएसई है, एनएसई की एक सहायक कंपनी है जिसे एनएसई इंडेक्स, यानी आपका क्या तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर बाजार से संबंधित है। तो इसी की एक सहायक कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इसके द्वारा एक नया निफ्टी भारत ब्रांड इंडेक्स को लॉन्च कर दिया गया। तो पूछेगा हाल ही में भारत ब्रांड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये था आपका करंट अफेयर्स का आज प्रॉपर न्यूज एनालिसिस, जो हमने बिना रुके हुए लगभग 1 घंटा 15 मिनट का डिस्कशन किया। और ये यकीन मानिए, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपके एग्जाम की राह आसान हो जरूर हम आसान बना देंगे। तो आपका एक ही आप अपना अपना भी कुछ कर्तव्य मान करके कम से कम आपके जो दोस्त यार तैयारी करते हैं उनको वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारा भी हौसला लगातार और ज्यादा आगे नई नई चीजें लाने के लिए बुलंद होता रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर हम मॉर्निंग में फिर से न्यूज एनालिसिस, एक प्रॉपर न्यूज एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।